ओके सो रेडी सब लोग आज के योगा वर्कआउट के लिए। आज हम योगा करने वाले हैं। ठीक है, तो योगा मैट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी कुछ पतली सी चादर या सॉफ्ट मैट रख सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते हो हम सबसे पहले वार्म अप करेंगे। ठीक है, नेक का रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम। धीरे से करना है, ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ चिन को साइड में शोल्डर पे टच करना है। गर्दन का पार्ट है तो धीरे से ही करना है। ठीक है, 1, भले ही आप आसानी से कर रहे हो लेकिन झटका नहीं देना है। 2 3 4 5। नाउ साइड में ऐसे बेंड करना है। ठीक है, धीरे से 1 2 3 4 5। ओके, नाउ शोल्डर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा रोटेट करेंगे। एल्बो को ऐसे आगे टच होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, और पूछा पूरा पीछे ऐसे हमारा जो बैक का शोल्डर रहता है ना, खोपा गुजराती में जी गई, तो पूरा ऐसे बैक एकदम पास में आनी चाहिए। तो पूरा रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 5। ओके, नाउ साइड में हाथों को सीधा स्ट्रेट कर दीजिए और धीरे धीरे से 5 5 काउंट्स करेंगे। 10 10 काउंट्स, 5 नहीं। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े सर्कल नहीं करने, छोटे से सर्कल। आपकी जो हथेली है पूरा सीधा करके यहाँ से मुड़ना है ऊपर स्काई की ओर। ठीक है, 1 2 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, नाउ रिस्ट को हमारे हथेली हाथ का जो कांडा है ना, उसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिवर्स 1 2 3 4 and 5। नाउ स्क्वीज करना है मुट्ठी को एंड धीरे से छोड़ना है। स्क्वीज ऐसे एंड फ्री। ठीक है, 5 टाइम करेंगे। 1 2 3 4 3 3 4 5 3। ओके, नाउ कमर से पैरों को थोड़ा सा ओपन डिस्टेंस ऐसे करना है और पीछे जितना हो सके आपको ऐसे पीछे की ओर मुड़ना है। ठीक है, आप कमर पे हाथ रख सकते हो या फिर ऐसे करके जितना हो सके झुक सकते हो। रेडी, 10 काउंट्स, 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ साइड में बेंड करेंगे, कैसे, ऐसे। ठीक है, जितना हो सके आपको झुकना है। अगर आप इतना झुक सकते हो नो प्रॉब्लम, इतना और इतना। ठीक है, कोशिश करनी है आप सबको जितना हो सके साइड में बेंड होना है। 10 काउंट्स करेंगे हम लोग और घुटने में से पैर को मोड़ना नहीं है या फिर ऐसे आगे भी नहीं झुकना है, आगे नहीं, साइड से ही। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, relax. Now दोनों पैरों को ऐसे सीधा और पूरे दोनों हाथों को स्ट्रेट करके साइड में से ऊपर लेके जाके नीचे फ्लोर पे टच करना है। 10 काउंट्स करेंगे ऐसे, ठीक है। पैरों की लाइन जो है ऐसे ऐसे मुड़ना नहीं है। पूरा आपकी पूरी जो वेन्स रहती है ना हमारी पैरों की, स्ट्रेच फील होनी चाहिए। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी क्या करना है हमें, कितने लोगों को चाहते हो कि आपका ये हाथ का एक्स्ट्रा फैट बर्न हो, है ना। और पैरों के साथ साथ ही जो पैर ऐसे ज्यादा मोटे है ना, या फिर मतलब थीन भी हो, आप वेट गेन पे भी हो, तो भी पैर या हाथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि वेट लॉस के लिए ही करते हैं, वेट गेन के लिए भी कर सकते हैं। तो उसको मजबूत करना है ना, तो प्रॉपर, ठीक है। अभी देख लीजिए क्या करना है। ऐसे 1 2, ठीक है, ये करेंगे। दोनों हाथों को आगे साइड में और ऊपर, जब भी ऊपर जाता है पैरों के पंजों पे आपको ऐसे अप होना है। जितना हो सके आपकी पैरों की उंगलियों पे आपको अप होना रहेगा। अंडरस्टैंड? रेडी? 20 काउंट्स। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ एक हेल्दी चाय का सिप ले लीजिए। ठीक, अभी क्या करना है, एक पैर को आगे रखना है, ठीक है, और जितना हो सके आपको पीछे झुकना है। पूरा पहले बैलेंस रखना है। दोनों 1 बाय 1 हम दोनों लेफ्ट से करेंगे, ठीक है। आपकी कमर से और पैरों का भी जो है उसका जो स्ट्रेंथ रहता है, आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी को हमें बढ़ाना है, ठीक है। रेडी? 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी थोड़ा सा क्या करना है आपको, ऐसे, और फिर झुकना है। आप हाथ को जो है आपके घुटने से थोड़ा सा 4 उंगलियां ऊपर ऐसे रख के देखो, पैर का जो पंजा है सीधा है, ठीक है, दूसरे पैर का पंजा जो है सामने है। एंड देन फिर जब भी हम पोजिशन लेते हैं ऐसे करेंगे, दोनों एक लाइन में रहेगा। एंड देन अप। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। सेम एक्सरसाइज 10 काउंट्स दूसरी ओर, ठीक है। ले लीजिए पोर्शन। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10। अभी ज्यादा। ओके, और काउंटिंग 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जितना आप इजी भी कर सकते हो इसको, और अपने आप से हार्ड भी कर सकते हो। पैरों का खींचाव जितना ज्यादा करोगे या फिर कमर का, आपको फील भी उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अभी दोनों लेग्स को आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको स्प्रेड करना है। ओके, एंड साइड में आपको टच करना है ऐसे। ठीक है, पैर मुड़ना नहीं चाहिए, उसको सीधा ही रखना है, तभी तो आपकी पैरों की जो नसें है वो पूरी खींचेगी। रेडी, 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जब भी रिलैक्स कहती हूँ, नॉर्मल पोजिशन में आते हो तो धीरे से आना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, और नाक से सांस लेना है और निकालना है। मुंह मुंह आप तब भी खोल सकते हो। ठीक है, नाउ अगेन पोजिशन सेम। हाथ को बीच में ऐसे आपको सपोर्ट लेना है, दूसरे हाथ को ऊपर सीलिंग या छत या जो भी आपका स्काई है, हाथ ऊपर करेंगे, नजर भी ऊपर जाएगी। ओके, दोनों हाथों को 1 बाय 1 अप एंड डाउन करेंगे। 20 काउंट्स हो गए, 10 10 काउंट्स। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। लेग्स को ऊपर ही रखना है, साइड में ऐसे आपको एक पैर को मोड़ना है घुटने में से। ठीक है, दूसरा सीधा, और फिर जो लोग ऐसे कर सकते हैं अगेन करेंगे। और इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है, तो नीचे से हाथ को लेके जाना है, दूसरे हाथ को ऐसे लॉक करना है। बताती हूँ मैं, देख लीजिए पहले ऐसे करके, देन अप, नजर ऊपर। समझ गए, हाथों को ऐसे लॉक करना है। करेंगे एक साथ 10 10 काउंट्स दोनों साइड। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सेकंड साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, रिलैक्स। जल्दी जगह स्लीप ले लीजिए। नाउ एक पैर को आगे रखना है, दूसरे पैर को ऐसे पकड़ना है। ठीक है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, गिर जा रहे होगे तो आपको ही चोट लगेगी। ध्यान क्या रखना है, अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो उसको पूरे प्रॉपर पोर्शन में आने के लिए अगर किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड, सपोर्ट लेके भी कर सकते हो। ठीक है, आगे किसी चीज को ऐसे पकड़ सकते हो, हैंड होल्ड पकड़ा हुआ होगा ना, तो अच्छे से आप प्रॉपर पोजिशन में रह पाओगे ऐसे।
10 काउंट्स करेंगे। धीरे धीरे पहले ऐसे पैर लेके पकड़ना है और धीरे धीरे आगे जाना है। जितना हो सके ना आप पैर को ऊपर, सर और नजर सामने, हाथ भी सामने, ठीक है। रेडी, दोनों साइड करेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेकंड साइड सेम तरीके से धीरे धीरे जाना है एंड होल्ड। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी तक हमने जो किया, खड़े खड़े किया, ठीक है, जो भी वर्कआउट था। अभी हम कैसे करेंगे, बैठ के और लेट के। तो कंपल्सरी योगा मैट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम वज्रासन या फिर घुटने पे हम बैठते हैं ना, तो आपके घुटनों को प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, या फिर लेट के करते हैं तो कमर पे। ओके, तो ले लीजिए मैट, कैमरा प्रॉपर सेट कर लीजिए। धीरे से शांति से बैठ जाइए प्रॉपर, पैरों को आगे सीधा करके। और जिन लोगों का कैमरा ऑफ है वो क्या रजाई डाल के सो गए हैं? ऐसे कौन करता है एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज हमें भी बता दो। ठीक है, तो क्या करना है आपको, प्रॉपर कैमरा ऑन करके एनर्जी एक्साइटमेंट के साथ अपने लिए टाइम निकालना है। अगर निकाला है, ज्वाइन हुए, तो अच्छे से प्रॉपर करना है, तभी तो रिजल्ट आएगा। और खुद को देख के एक्सरसाइज करते हैं ना, ज्यादा मतलब अच्छा होता है। तो हर एक को क्या करना है, खुद को देखना है और थोड़ा मुझे फॉलो करना है। राइट, कैसे करा रहे हैं मेहुला मैम? ओके, बैठ गए ना? बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है, क्योंकि योगा है ना, योगा में काउंटिंग्स होते हैं और वो आराम से आप कर सकते हो। जो लोग नए हैं उनको ही आधे काउंट्स, बाकी हर एक को हर एक काउंट करने हैं। बहुत ही अमेजिंग है योगा, ओवरऑल हेल्थ के लिए, मेंटली, फिजिकली। हाँ, पैरों को ऐसे, पैर के पंजे जो है ना उसको ऐसे सीधा एंड इन एंड आउट करना है। 5 टाइम करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी रोटेट कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी हाथों की हथेली को ऐसे नमस्कार में जोड़ के दोनों घुटना है ना आपका, उसके बीच में रख दीजिए। जितना हो सके ऐसे फोर्स करना एंड देन लीव। फोर्स से दोनों को पास लाना है, ठीक है। देखिए, मैंने दोनों घुटनों के बीच में रखा, फोर्स करके एंड छोड़ दिया। कितना, 3 काउंट तक होल्ड करना है। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 3। ये हमारी, ये जो घुटना है ना उसकी हेल्प के लिए ये एक वन टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। जिसको घुटने में दर्द है ना, तो वो पीलो भी रख सकते हैं छोटा सा, या फिर दुपट्टे को फोल्ड करके, नैपकिन को फोल्ड करके रख के भी ऐसे फोर्स करके, या फिर बॉल, छोटा सा बॉल बच्चों का खेलने का आता है, उसको रख के भी आप प्रेस करके एंड देन छोड़ सकते हैं। कुछ नहीं तो हथेली की तो मैंने बताई है। राइट, अभी पकड़ लीजिए, अंगूठा पकड़ो, चलो। जो पैरों की उंगलियों को पकड़ना है और फिर क्या करना है, 10 काउंट तक आपको 10 टाइम हेड को घुटने तक लेके जाना है। करेंगे, ये पकड़ के रखना है, वापस ऐसे आना है। 1, 2। ओके, और उस टाइम कोशिश करना है, अगर आप कोई ऐसा है जो पैरों को अच्छे से ऐसे पकड़ नहीं सकते, यहाँ तक ही जा रहा है ना,
तो क्या करना है आपको, टमी का पोर्शन कम करना है, जो एक दिन में नहीं होगा। क्या करेंगे, धीरे धीरे रेगुलर जो एब्स वर्कआउट और ओवरऑल फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं ना, उसके काउंटिंग तो बड़ा नहीं है, लेकिन तब तक आपको ऐसे करके जितना हो सके नीचे झुकना है। अभी के लिए जो कैपेसिटी आपकी है उसके हिसाब से कीजिए। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ पूरा लेटना है और दोनों पैरों को जितना हो सके ऑफ करना है। आई नो सबको पता है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। ऐसे पैरों को मोड़ के लेटना है, ठीक है। फिर कमर पे आप चाहो तो ऐसे सपोर्ट कर सकते हो। देन एल्बो का सपोर्ट लेके जितना हो सके आपको ऐसे, ठीक है, अप करना है। और फिर 10 काउंट होल्ड करेंगे। उसके बाद 10 काउंट पीछे भी पैरों को रखना है और वहां पे 10 काउंट होल्ड करेंगे। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, रिलैक्स। बैठ जाइए वज्रासन की पोजीशन में। ओके, ऐसे बैक की रिक्वायरमेंट क्या क्यों है, जब भी हम वज्रासन की पोजीशन में बैठते हैं ना, तो एंकल, और जब भी हम ऐसे ऐसे पोजीशन लेते हैं तो घुटने पे अगर आपका वेट ज्यादा है ना तो प्रेशर आएगा और आप अच्छे से कंफर्टेबली एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ये मैट थोड़ी सी थिक होगी ना तो आपके लिए सही रहेगा। ओके, तो करेंगे। आगे क्या करना है देख लीजिए। कैट एंड डॉग पोज करेंगे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, कब सांस भरनी है कब सांस निकालनी है वो आपको देखना है। ओके, पोर्शन लेना है, सांस भरना है। और जब भी सांस भरते हो आपको अंदर, आपका जो सर है अंदर जाएगा, बैक जो है पूरा यू शेप में, उल्टा यू रहता है ना उस शेप में, आपको जितना हो सके उसको कर्व करना है, मोड़ना है। और जब सांस निकालते हैं ऐसे, सांस भरा, देन ओके। और इस पोजीशन में क्या करना है, आपका बट का भाग और शोल्डर का भाग अप रहेगा, सिर्फ बैक का भाग जो है वो बीच में मुड़ेगा। आपका एल्बो भी ऐसे मुड़ेगा ऐसे, और सर जो रहेगा ऊपर। ठीक है, सांस निकालनी है एंड देन अगेन सांस भरनी है। ओके, समझ गए सब लोग अच्छे से। जब भी हम ऊपर होते हैं तो हाथ सीधे हो ऐसे, एंड देन ये। अगर आपने हाथ का मूवमेंट, कमर का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, सर का मूवमेंट प्रॉपर किया, सांस लेना कब निकालना समझा दिया मैंने, तो बहुत अच्छे से आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ओवरऑल वो हेल्दी हेल्दी शेप में आएगी। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो 3 2 1 एंड स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9
and 10. रिलैक्स। चाइल्ड पोज में आके दोनों पैरों को वज्रासन की पोजीशन थोड़ा सा ऐसे पैरों को ब्रॉड करके और हेड को डाउन कर दीजिए। ओके, नॉर्मल अगेन वज्रासन की पोजीशन में एक हेल्दी चाय का सिप ले लीजिए। फिर क्या करेंगे हम, मैं पूरा उल्टा लेट जाऊंगी और ऑपोजिट हाथ और पैर को अप करना है। लाइक मैंने अगर राइट हैंड को अप किया, लेफ्ट लेफ्ट को अप करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट ऐसे ही। और जितना हो सके आपको जो जो ये पूरी एक्सरसाइज है पेट के बल पे रहेगी, लेकिन आपकी नेक से लेके पैर की पीछे की पूरी वेन्स पे इफेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है, झटका नहीं देना है, कोशिश करनी है कि आप जो कंफर्टेबली हो वैसे करें, लेकिन ऐसा भी आसान आसान नहीं करना है, थोड़ा सा अपना एफर्ट्स भी लगाना रहेगा। ओके, लेट जाइए ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे सीधा सामने, पैरों के पंजे पूरा फ्लोर पे, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे। और 10 काउंट्स पे 10 काउंट्स करेंगे ऐसे, 1 2, ठीक है। रेडी सब लोग, 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके, नाउ क्या करना है, पोजीशन ऐसे लेके आपको पहले देख लीजिए, 1 बाय 1 लेग को चेंज करना है। कैसे, मैंने ये पोजीशन लिया, नजर सामने, एंड देन ऐसे, ठीक है। आपका जो पैर है वो आपके हाथ की लाइन में आना चाहिए, और ये सीधा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे जंप लेके पोजीशन चेंज करनी है। मेक श्योर जिसको घुटने का थोड़ा सा भी इश्यू है तो आप धीरे से चेंज कर सकते हो। ऐसे मैंने ये पोजीशन लिया, धीरे से चेंज करना है और दूसरा पैर लाके ऐसे, ठीक है, ऐसे। आपको जंप नहीं करना है, देख लेना, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने, ठीक है। एक ही एक्सरसाइज दो तरीके से कर सकते हैं। मेरा इंटरनेट सही है ना सोनल बेन? यस मैम। ओके, यस थैंक मैम। थैंक यू। तो ले लीजिए क्वेश्चन प्रॉपर, ठीक है, पैरों की लाइन जो है सीधी रहेगी। ओके, ऐसे नजर सामने, अगर आप हो सके तो ऊपर भी जब चेंज करते ऐसे करना है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। आप हेड डाउन कर सकते हो चाइल्ड पोज में आके। नाउ आप बैठ जाइए। ओके, ये जो भी 10 10 काउंटिंग करवाती हूँ मैं, ताकि मोस्ट ऑफ आप थोड़ा बहुत ओवरऑल बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाए।
जो लोग इसको आसानी से करने लगे हैं तो आप खुद से भी इसका 10 से 20-30 काउंट्स भी कर सकते हो, ठीक है। अभी दोनों पैरों को स्प्रेड कर दी, ऐसे ओपन कर दीजिए इस तरह से, आपकी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से, ठीक है। एंड होल्ड, दोनों हाथों से उंगलियों को पकड़िए, ठीक है। और जितना हो सके आगे झुकना है एंड 10 काउंट्स होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक पैर को मोड़ दीजिए ऐसे एंड अगेन होल्ड करना है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Second side। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, नाउ एक हेल्दी चाय का सिप ले लीजिए और उल्टा लेट जाइए ऐसे, ठीक है। और दोनों पैरों के पंजे सीधे, दोनों हाथों को चेस्ट की साइड में एंड देन हाथ सीधे होने चाहिए, जितना हो सके पेट के बल से ऊपर होना है, ठीक है। एंड होल्ड। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी वज्रासन की पोजीशन एंड देन घुटने पे अप होना है, ठीक है। घुटने और पैरों का पैर इतने पास नहीं होंगे, इतने हो गए, समझ गए। थोड़ा सा पैरों का डिस्टेंस रखना है, घुटने पे अप होना है और आपकी जो कैपेसिटी है धीरे धीरे, जो पीछे ऐसे हाथों को रख के ये पोर्शन नहीं ले सकते हैं तो उनका ऑप्शन क्या है, कमर पे हाथ रखिए और आपकी जो गिर ना जाओ उस लेवल पे आपको जाके होल्ड करना है। ओके, 10 काउंट्स। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आना है, झटका मत लेना, मेरी स्पीड से प्लीज मत करना। ओके, नाउ एक पैरों को ऐसे पलाठी नहीं लगानी है पर ऐसे, ओके। और क्या करना है, आपका जो एल्बो है ना उसका हेल्प लेना है और जितना हो सके आपको ऐसे एंड देन नमस्कार। आपका जो ये जिसको बॉल्स बॉल्स में पेन होता है ना, बट के भाग में कुछ होता है ऐसा कि बोन पूरा पेन होता है, तो ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसे करोगे ना तो जब भी रिलैक्स मोड में आओगे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बैक पेन है या फिर बट के भाग में है तो आपको ये करना है और जितना हो सके पैर को ऐसे पीछे लेके जाना है एंड देन नमस्कार पोजीशन में होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नाउ पोजीशन सेम रहेगी पैरों की, सिर्फ हाथ जो है ना उसको ट्विस्ट करेंगे, जो भी हाथ कोई भी एक नीचे है और फिर ऐसे एंड हाथ को जितना हो सके ऊपर लेके जाइए एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अभी जो पैर ऊपर था उसको नीचे, जो नीचे था उसको ऊपर एंड अगेन ऐसे थोड़ा सा आप खुद से भी ऐसे खींच सकते हो एंड देन
एल्बो से सपोर्ट लेके, कमर से भी ट्विस्ट होना चाहिए एंड देन स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अभी पहली बार मैंने हाथ ऐसे करके इस साइड जाता है ना, अभी क्रॉस, हाथ चेन एंड देन अगेन होल्ड 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स, एक सिंपल सी आप पलट लगा लीजिए, ठीक है। और हेड डाउन करना है एंड होल्ड। 1 2 3 4 एंड 5। लंबी गहरी सांस लीजिए। डीप ब्रीथ, ठीक है। अभी 3 3 बार हम प्राणायाम करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हमारा हेल्थ टॉपिक है तो थोड़ा सा जल्दी करना रहेगा। क्या करना है आपको, 2 उंगलियों को हमारे आईब्रो की जो लाइन है उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखना है। आपकी जो रिंग फिंगर है उससे या फिर थंब से, जब भी मैं जो भी नोजल को दबाने को प्रेस करने को कहती हूँ आपको करना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लेफ्ट साइड का ओपन करके 3 बार 3 बार इस नाक से हम सांस लेंगे और निकालेंगे, फिर दूसरी बार राइट साइड से। ओके, इसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो हम सबसे पहले चंद्र नाड़ी से लेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड। 1 2 3। जितना हो सके गहरी सांस लेनी है, ठीक है। अभी राइट साइड यानी कि सूर्य नाड़ी, 3 बार सांस लेना है और निकालना है। 1 2 3। ओके, अभी राइट लेफ्ट एक साइड से हम सांस लेंगे और दूसरी साइड से निकालेंगे। ओके, तो जब भी ले रहे हैं उस साइड तो दूसरी ऑपोजिट साइड को बंद करना है। 1 2 3। ओके, अभी राइट साइड से लेंगे और लेफ्ट साइड से निकालेंगे। 1 2 3। रिलैक्स। अभी क्या करना है आपको, 3 ओम करना है। जब भी हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ये पूरी सांस को अंदर होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आराम से निकालना है। सांस भरने की प्रोसेस, उसके अंदर होल्ड करने की प्रोसेस और धीरे 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 निकालने की प्रोसेस, इसी को हम, ये हमारे ओवरऑल अंदरूनी जो हमारे ऑर्गन रहते हैं उसको हेल्दी रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो भी हम ग्रैब करते हैं, इनहेल करते हैं, उसको अंदर थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना है, उसके बाद हमें बाहर हमारी सांसों को निकालना है, ठीक है। तो 3 बार ओम करेंगे। और अगर कोई ओम नहीं, ऐसे ही नॉर्मल सांस भरना है निकालना है तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये धर्म के अकॉर्डिंग नहीं, जस्ट ऐसे हेल्थ साइंटिफिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं गाइड कर रही हूँ आपको। जब भी अगर जो जो लोग ओम उच्चारण कर रहे हैं ना, उनको क्या ध्यान रखना है, ओ नाभि से शुरू होगा, ओ हमारे हृदय पे, हमारे हार्ट पे होगा और आएगा, और जो म है, म का पोर्शन वो माइंड पे खत्म होगा। फील करना है इस आवाज को, और माइंड में जो खत्म होता है ना, तो उस गूंज को फील करना है, ठीक है। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 3 ओम। ओ, ओ, ओ,
ओके, हाथों को रब कीजिए फास्ट फास्ट। आपकी हथेली पे गर्माहट जो आ जाती है ना, उसको अपने चेहरे पे, अपनी आंखों पे रख दीजिए, ऐसे सेकिए, ठीक है। एंड फील द एटमोस्फियर। और हमेशा पूरा दिन जो भी आपके साथ अच्छा होता है उसके लिए थैंकफुल रहना है। आपके जो भी इष्ट देव है, भगवान है, आप जिस एनर्जी को मानते हैं उनको, ठीक है। तो वो ओवरऑल आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर कुछ ऐसी चीज होती है हमारी लाइफ में जो हमें नहीं पसंद है, उसके लिए भी थैंक यू बोलना कि कोई लेसन दे रहे हैं आपको, और आपके लिए कोई अच्छा सा वे ढूंढ रहे हैं भगवान जी, ठीक है। सो अभी हमारा एक अमेजिंग हेल्थ टॉपिक होने वाला है, तो जाना नहीं है, ब्रेक रहेगा 2 मिनट का, फटाफट से जाइए, हमारा हेल्थी ब्रेकफास्ट बना के वापस आए। क्योंकि हेल्थ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख देख के आप कर लोगे, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो लॉन्ग टाइम अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाओगे। और यही फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। आपको इसके लिए अलग से क्लासेस नहीं जाने हैं। तो मेक श्योर आपका हेल्थ सेशन मिस ना हो। तब तक के लिए म्यूजिक एंजॉय कीजिए, 2 मिनट के लिए वापस आ जाइए। म्यूजिक प्लीज। चलिए, स्माइल, 1 2 एंड 3, स्माइल। ओके, डन, फैंटास्टिक। तो कितने लोगों ने योगा किया आज? योगा किया आप लोगों ने? ओके, तो हमारे योगा कोच को हम क्या करेंगे, थैंक यू बोल देंगे हमारे 3 काउंट के ऊपर। आप सब लोग चैट में जाके लिख सकते हैं। सो 1 2 एंड 3, थैंक यू सो Thank मच। you so much. ओके फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता है कि आज हमारा स्पेशल टॉपिक रहने वाला है डाइजेशन के बारे में। और मुझे पूछने की जरूरत नहीं हुई है ना, कि कितने लोगों को डाइजेशन के बारे में जानना है ना। इस इंडिया की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 55% फैमिलीज ऐसे हैं जिनके घर के अंदर कोई ना कोई डाइजेस्टिव इश्यूज है। और उसी की वजह से उनके घर के अंदर कोई ना कोई चीज रहती है, इधर कायम चूर्ण रहता है, इधर डाइजिन रहता है, या हरडे रहता है, या त्रिफला रहता है, और ऐसी कोई ना कोई चीज हम हमारे घर के अंदर रखते ही हैं। तो इसलिए क्या करना है, आज हम समझेंगे कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और हम किस तरह से हम हमारे डाइजेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अकेले बैठे हैं तो फैमिली को साथ में लेके बैठ सकते हैं। आप अकेले बैठे हो तो डायरी को साथ में लेके बैठ सकते हैं। डायरी बोला मैंने, डायरी नहीं। ओके, डायरी को साथ में लेके बैठना है और उसके अंदर नोट्स लिखनी है। और जितनी ज्यादा नोट्स लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इन फ्यूचर वही इंफॉर्मेशन आप आपके काम में आएगी और आपके फैमिली के काम में आने वाली है। ओके, तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के अमेजिंग वेलनेस एजुकेशन सेशन के अंदर। और ब्यूटी न्यूट्रिशन सेंटर आपको वेलकम करता है, और हम सब लोगों का एक ही फोकस है कि हम किस तरह से बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस अचीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम तुलसी सोलंकी है और लगभग 10 साल से पर्सनल वेलनेस कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत मैंने मेरे हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए किया था, और लास्ट 10 साल के अंदर जो मैंने अचीव किया वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे पहले बहुत सारा डाइजेस्टिव इश्यूज हुआ करते थे, है ना। खाना 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 पचता नहीं था, गैस हो जाता था, एसिडिटी होता था, काफी बार पेट के अंदर अल्सर हो जाते थे। ऐसी चीजें मेरे को होती थी बहुत सारी। पर जिस तरह से पता चला कि हम हमारे नाश्ते को चेंज करते हैं, हम हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, और कोच ने जिस तरह से बताया उसको फॉलो करते गए, जिसकी वजह से लाइफ के अंदर बहुत सारा चेंजेस हो गया। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जब आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है ना, आपकी स्किन ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाती है। कितने लोगों ने ऐसा महसूस किया है? जैसे ही डाइजेशन इंप्रूव होता है ना, आपकी स्किन इंप्रूव हो जाती है। और जैसे ही डाइजेशन डिस्टर्ब होता है ना, तो स्किन के ऊपर पिंपल्स दिखने लगते हैं, या स्किन खराब हो जाती है, डल हो जाती है ना, वो होता है। तो मेरा स्किन के अंदर इंप्रूवमेंट आने का वन ऑफ द रीजन है मेरा डाइजेशन इंप्रूव हुआ वो। ओके, मेरी वाइफ ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन को इस्तेमाल किया है, पहले 13 kg और बाद में 18 kg वजन कम किया हुआ है। और आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से डाइजेशन सिस्टम पूरा काम करता है, और एक्चुअली में होता क्या है। तो लिखिए, आपकी डायरी के अंदर लिखना है तो, हमारा डाइजेशन सिस्टम जब डिस्टर्ब होता है ना, तो उसकी वजह से हमें गैस होता है, एसिडिटी होता है, कंस्टिपेशन हो सकता है, बाउल मूवमेंट के अंदर डिस्टरबेंस हो सकता है, देन आफ्टर अल्सर हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है डाइजेशन मतलब क्या, खाना खा लिया और खाना पच गया उतना ही। नहीं नहीं नहीं, डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है मुंह से, और हमारे अनस तक जाता है। यानी कि हम जहाँ से एंट्री लेते हैं वहां से पूरी प्रोसेस शुरू होने होती है, और जब तक कचरा नहीं निकालते तब तक वो प्रोसेस चलती है। और वो प्रोसेस का जो लेंथ है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 30 फीट है। कितना? Apa saja mandi. 30 फीट। 30 फीट है, ठीक है।
तो ये 30 फीट है, उसके अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है। अब मुझे बताओ, घर छोटा है तो साफ सफाई करने में टाइम ज्यादा लगेगा, या घर बड़ा है तो साफ सफाई में टाइम ज्यादा लगता है? कि लोग मानते हो घर बड़ा होता है, साफ सफाई में टाइम ज्यादा लगता है, राइट? तो एक जब घर बड़ा है ना तो उसको साफ सफाई ज्यादा लगती है। वैसे ही जब 30 फुट लंबा, आप बोलोगे सर तो मैं 5 फुट का ही हूँ और मेरा डाइजेशन सिस्टम 30 फुट का कैसे? हाँ, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लिखिए, सबसे पहले आप में से कितने लोगों ने सुना है कि हमें खाना है वो 30 बार चबा के खाना चाहिए? हमारा पहला डाइजेशन जो स्टार्ट होता है ना, वो मुंह से शुरू होता है। 32 टाइम्स हमें चबाना चाहिए। और 32 टाइम हम नहीं चबाते तो क्या होता है, उसका जो पार्टिकल्स होने चाहिए है ना, वो मिक्स होना चाहिए। वो प्रॉपर स्टमक में जाके उसको बोलते हैं ना, उसमें से हर एक चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है बॉडी को, है ना। कार्बोहाइड्रेट को अलग किया जाता है, प्रोटीन को अलग किया जाता है, फैट को अलग किया जाता है। वो पूरा प्रोसेस प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। तो लिखिए, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोग 32 बार चबा के नहीं खाते, आई एम डैम श्योर हम में से कोई नहीं खाता है ना। आज आज हम हर एक पर्सन को जल्दी रहती है फटाफट से खा के भागने की, है ना। काफी सारे लोग तो चलते चलते ही खाना खा लेते हैं, है ना। घर में एंट्री लिया, खाना खाया और निकल गए, है ना। या इधर जॉब पे हैं या किसी और जगह पे हैं, हमारा पूरा प्रोसेस इसी तरीके से रहता है। तो आज हमें क्यों समझना है, लिखिए। तो कौन कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम 32 बार नहीं चबाते हैं? तो पहला तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है भागदौड़ वाला। दूसरा है हम टीवी देखते या मोबाइल देखते देखते या और कुछ काम करते करते जब खाना खाते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारे चबाने की जो प्रोसेस है ना वो कम हो जाती है। आप देखना, आज एक बार खाते वक्त देखना कि आप कितनी बार चबाते हो। मैं बताऊं आपको, 6 to 7 टाइम्स, उससे ज्यादा बार नहीं चबाते। और मैं पूरा थाली की बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एक निवाला जो डालते हैं मुंह में, उसको 32 बार चबाने की बात कर रहा हूँ। अगर सर मैं जितना खाना लेता हूँ उसमें तो वो ज्यादा होता है, यानी एक निवाला आपका 6 से 7 टाइम होता है। और ज्यादा टाइम आप देते हो इस जब कोई चीज लेके बैठते हो, टीवी है या मोबाइल है या और कुछ काम करते करते, तो उसका जो प्रोसेस है ना और भी स्लो हो जाता है। और लिखिए, यहाँ से ही मेन डाइजेस्टिव इश्यूज होने की शुरुआत होती है। डाइजेशन का सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। अभी जब चबाते हो तो क्या होता है मुंह के अंदर? देखो, पहले तो ब्रेकडाउन होता है खाने का, और दूसरा हमारी सलाइवा निकलती है, जिन्हें आपने लाड़ कही है। ओके, वो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है 2.5 लीटर पूरे दिन के अंदर। अब इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे खाने को अच्छी तरीके से पचाने में काम करती है। अब जब चबाते हो और प्रॉपरली चबाते नहीं हो तो क्या होता है, लिखो, जितनी सलाइवा निकलनी चाहिए उतनी नहीं निकलती है। और वो नहीं निकलने की वजह से क्या होता है, लिखो, हमारे खाने के अंदर कुछ चीजें जानी चाहिए खाने के साथ, वो नहीं जाती है। उसके बाद खाना निकल जाता है अन्नली में, इसोफेगस के द्वारा, और वहां से जाता है वो स्टमक के अंदर। लिखिए, स्टमक एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा एसिड है। एसिड है, वो एसिड का काम क्या है, हमारे खाने के अंदर जितने भी लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए हैं उसको जला देना, उसको मार देना। लाइव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, हमारे खाने में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरसेस होते हैं और कुछ फंगस होती है। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसको क्लीन करने का जो काम है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं ना। ये आइसोलेटेड होता है और वो इतना पावरफुल होता है, गलती से आपका दांत आपके पेट में चला गया ना तो पूरा बाहर नहीं निकलेगा, हमारा स्टमक उसको पिघाल देगा, है ना। इतना स्ट्रांग वो होता है। तो वहां पे खाना पूरे का पूरा डिवाइड होता है अलग अलग चीजों के अंदर, और वहां से वो प्रोसेस आगे बढ़ती है। वहां से लीवर से, पेंक्रियास से और बोल ब्लैडर से कुछ एंजाइम ऐड होते हैं, और हमारा खाना पूरा जाता है हमारी छोटे आंतों के अंदर। छोटे आंतों के अंदर वो पूरा खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब होता है, और बाकी का कचरा जाता है हमारे बड़ी आंतों के अंदर। और उसके बाद अनस के द्वारा हम हमारा खाना, जो भी वेस्टेज बचा है, उसको हम निकाल देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। कितने लोगों को इसमें समझ में आया? भले आप लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा है पर आपको समझ में आ गया इस तरह से होता है। मैं आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ। ओके, इस तरह से हमारा पूरा डाइजेस्ट सिस्टम वर्क करता है। यहाँ से शुरू होने के बाद वो यहाँ जाता है, यहाँ जाने के बाद वो ये सब चीजें ऐड होती हैं, एसिड आता है, और उसके बाद वो छोटी आंतों में जाता है। पेंक्रियास, गोल ब्लेडर और लीवर कुछ एंजाइम ऐड करते हैं, और उसके बाद हम बड़ी आंतों से हमारा खाना बाहर की ओर भेज देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। अभी होता क्या है,
देखो, इस प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी गड़बड़ है ना, तो हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखो कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लो हमारे स्टमक के अंदर और अन्न नली के अंदर प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा, लिखो एसिडिटी होना। एसिडिटी होना। दूसरा प्रॉब्लम होता है गैस होना, जो हमारे बड़ी आंतों के अंदर होता है। तीसरा प्रॉब्लम होता है वो होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन हो रहा, जिसके अंदर हमारी छोटी आंतें और बड़ी आंतें दोनों साथ में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। चौथा होता है अल्सर होना, आइदर वो आपके छोटे आंतों के मुंह के अंदर होगा या आपके स्टमक में होगा, ये दोनों में से किसी एक जगह पे अल्सर होगा। और आप लोगों ने सुना होगा क्या ने पेट में चांदा पड़ी गया है ना। अल्सर बहुत बहुत नॉन प्रॉब्लम है डाइजेशन रिलेटेड। देखिए ये हर एक चीज के लिए हमें हर एक चीज की जरूरत पड़ती है, अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, अलग अलग लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ता है और उसको अलग तरीके से हमें उसको हैंडल करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें आज समझना जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें हमें करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम हमारे डाइजेशन सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिखो सबसे पहली चीज, जब भी आपको एसिडिटी रहता है तो एसिडिटी होने के दो रीजन होते हैं। पहला तो क्या होता है कि हमने बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया है या हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है हमारा जो स्टमक है ना, वो एसिड रिलीज करता है, छोड़ता है, बनाता है, छोड़ता है, बनाता है और छोड़ता है, बट हमने खाना नहीं दिया बॉडी को, और उसकी वजह से वो एसिड स्टमक में ही रहता है और काफी बार वो उसकी वजह से हमें एसिडिटी होता है। दूसरा रीजन क्या होता है कि हमने ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया या हमने भूखे पेट चाय पी ली बहुत ज्यादा बार, तो भी हमारे बॉडी के अंदर एसिडिटी हो सकता है। और एक तीसरा रीजन है, जो हमारा इसोफगस है ना, उस वहां से खाना जो जाता है ना, अन्न नली से जो खाना जाता है ना, वो स्टमक में जाते वक्त एक वहां पे दरवाजा है, और वो दरवाजा जैसे खुलता है ना, खाना अंदर चला जाता है, उसका दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ लोगों को लाइफस्टाइल की वजह से, मसल वीकनेस की वजह से या और कोई आपके प्रॉब्लम की वजह से वो दरवाजा प्रॉपर बंद नहीं होता है और वो अन्न नली का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह जाता है। अभी होता क्या है, स्टमक के अंदर एसिड बनता है, हाँ लिखो ऑलवेज बनता है। अभी वो दरवाजा बंद नहीं होता है और एसिड रिलीज हुआ, खाना अंदर गया। अब सोचो आपके पास ग्लास है पानी का या कोई भी चीज है, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें डाल दी और उसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो पानी कहाँ जाएगा, नीचे रहेगा ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। अभी आपका दरवाजा थोड़ा सा ऊपर ओपन है ना, तो उसकी वजह से होगा क्या पता है, वो एसिड हमारे अंडली में चला जाएगा। और आपने देखना बहुत सारे लोगों को एसिडिटी यहाँ पे होती है, छाती के पोर्शन में। उसके पीछे का रीजन वही है कि वो जो एसिड है ना वो ऊपर की ओर आता है, जिसको रिफ्लक्स बोलते हैं। अभी ये होता है तो हमें क्यों यहाँ पे ज्यादा जलन होती है और पेट में नहीं होती है, उसके पीछे का रीजन है बिकॉज हमारे स्टमक के जो टिश्यूज बने हैं ना, वो एसिड को संभाल सकते उतने पावरफुल होते हैं। बट जो हमारे अन्न नली के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो इतने पावरफुल नहीं होते हैं, और उसकी वजह से जब भी वो एसिड आता है ना, हमें वहां पे जलन होना स्टार्ट होती है और उसकी वजह से वो में एसिडिटी होती है। ओके। तो अभी इसके लिए करना क्या है, सबसे पहली चीज, कभी भी खाना खाते हो ना, कितना खाना खाने का, लिखो आपको जितनी भूख है ना उसका 70% खाना खाने का। कितना, 70%। आप बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अभी शादी का सीजन आएगा, 51 रुपया चांद करे वसूल करो पड़े ना, क्या आने दो आने दो आने दो। ओके। और वो सिचुएशन जब होती है ना, उसकी वजह से होता क्या है, हमारा पूरा स्टमक फूल हो जाता है, और वो फूल हो जाने की वजह से वो प्रॉपर तरीके डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और काफी बार वो एसिड ऊपर की ओर चला जाता है और उसकी वजह से एसिडिटी होता है। ठीक है। नंबर 2 चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, लिखिए खाते 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 पानी नहीं पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खाते खाते और खाने के बाद पानी नहीं पीना है, जो आप एसिडिटी से बचना चाहते हो तो। नंबर 4, खाने के बाद तुरंत सो नहीं जाना है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि खाने के बाद लेफ्ट साइड सोना चाहिए, लिखो आफ्टर 20 to 25 मिनट्स के बाद, तुरंत नहीं सोना है। आप जैसे ही तुरंत सो जाओगे, एसिड हमारा बाहर की ओर आएगा। जैसे मान लो कटोरा है, एक कटोरा पानी से भरा हुआ है, अब मान लो उसको ऐसे झुकाते हो, क्या होगा, उसमें से पानी निकल जाएगा ना। वैसे ही हमारा बॉडी जैसे ही मूव करता है, उसमें से बहुत सारे एसिड्स बाहर निकल जाते हैं और उसकी वजह से वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन।
समझ में आ गया यहाँ तक? क्या अभी समझना है कि खाने को पचाने के लिए और हमारे बॉडी को चलाने के लिए हमें एक ऊर्जा दी जाती है, एक हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी होती है। वो लिमिटेड एनर्जी होती है, उससे ज्यादा नहीं होता है। वो एनर्जी खत्म हो जाती है, हम थक जाते हैं और हम सोने का प्लानिंग करते हैं। तो वो एनर्जी को कहाँ पे यूज करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ कि जब हम फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है या अनाज है, वो जब हम खाना खाते हैं ना, तो बॉडी को डाइजेशन प्रोसेस के अंदर, स्पेशली स्टमक के अंदर 1.5 घंटा लगता है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो पूरा मिक्सचर हो जाता है और उसके बाद वो छोटी आंतों में जाता है। जब आप हैवी खाना खाते हो, इसमें स्पेशली मैदा हो गया या और कोई ऐसी फैट वाली चीजें हो गई, या नॉनवेज खा रहे हो आप लोग, तो ये सब चीजों के अंदर क्या होता है, इट्स टेक 4 to 5 आवर्स उसको पूरा मिक्स करने में। 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब मान लो आपको 4 से 5 घंटे लग रहे हैं और आपने वापिस से दूसरा खाना दे दिया, तो क्या होगा, आपके स्टमक को डिस्टरबेंस होगा, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा और उसमें दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी। एक तो जिसको थोड़ा सा प्रोसेस हो गया है और दूसरा नया आया है, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से वो प्रॉपर डाइजेस्ट बोलते हैं ना, जिसको जूसीस फॉर्म में नहीं बना पाएगा और वो डायरेक्टली भेज देगा छोटी आंतों के अंदर। तो ये वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन या वॉमिटिंग या डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? ओके। और एक चीज क्या करनी है, जो आप अच्छा डाइजेशन सिस्टम करना चाहते हो, तो लिखो, खाने का शेड्यूलिंग करना सीख लो। प्रॉपर मील प्लान फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो आप खाने को प्रॉपर मील प्लान के अंदर डाल देते हो, तो हमारा बॉडी उसको प्रोसेस के अंदर धीरे धीरे करके वो हर बॉडी को डाइजेस्ट करके देगा और उसमें से हम प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो मिल सकता है। क्लियर? तो हमें मील प्लान प्रॉपरली फॉलो करना है। और दूसरी चीज याद रखिए, लंबे समय तक भूखे नहीं रहना है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन है एसिडिटी होने का। ओके। देन आफ्टर आता है छोटी आंतें। जब खाना प्रोसेस हो गया स्टमक में से, तो वो डायरेक्टली जाता है छोटी आंतों के अंदर। अभी अ, मजे की बात क्या बताएं, छोटी आंतें बड़ी है और बड़ी आंतें छोटी है ना। हमारे बॉडी के अंदर ऐसा है, छोटी आंतें बड़ी है और बड़ी आंतें जो है ना, वो छोटी है। पर उसको क्यों ऐसा कहा जाएगा, बिकॉज ऑफ उसके डायमीटर। जो छोटी आंतें ना, उसका डायमीटर 1 इंच का है और जो बड़ी आंतें ना, उसका डायमीटर 6 इंच का है। उसकी वजह से उसको बड़ी आंतें बोला जाता है। पर हमारा जो मेनली खाने का जो एब्जॉर्प्शन होता है, हम जो पोषण हमारे शरीर में डालते हैं, वो कहाँ से जाता है, लिखिए, छोटी आंतों में से जाता है। और छोटी आंतों के अंदर एक चीज है जिसकी वजह से पूरा एब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो हमारे लीवर तक भेजता है और उसको बोला जाता है विलाइज। ऐसे हेयरलाइन विलाइज होते हैं और करोड़ों की मात्रा में होती है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब वो विलाइज का काम क्या है, जो आपने खाना दिया है उसमें से वो अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई करेगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें प्रोटीन है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें फैट है तो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसमें वाइटामिन मिनरल्स है तो वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, वो क्या करेगा, बाहर ही रहने देगा और वहां पे चिपका देगा। जैसे बहुत सारा ऑयल आ गया और बहुत सारे आपने मैदा वाला खाना खा लिया है या मसाला खा लिया, तो वो क्या होगा पता, विलाइज में ऐसे फंस जाएंगे। और ऐसी प्रोसेस लंबे समय तक चलती है तो होता क्या बताएं, लिखो, खाना तो आप खा लेते हो, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पे सब ब्लॉकेज हो गया है। समझ में आया, विलाइज ब्लॉक हो गए हैं। और मेन रास्ता यही है हमारे खाने को बॉडी के अंदर प्रोसेस करने के लिए, मीन्स के यूज करने के लिए। क्योंकि यहाँ से जो भी चीज बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, वो डायरेक्टली खून में जाएगा और खून में से डायरेक्टली वो लीवर में भेजेगा और लीवर का काम है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना और वहां से वो पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी सप्लाई करता है हमारे दरेक सेल्स के अंदर। यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? अभी होता क्या है कि जो विलाइज होती है ना, वो धीरे धीरे खराब हो जाती है और सर्टेन टाइम के बाद खाना तो हम खा लेते हैं तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और उसी की वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, वीकनेसेस होती हैं और हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेस नहीं होने की वजह से और इश्यूज जनरेट होते हैं, जिसके अंदर बाउल मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। देन आफ्टर हमारा जो गट एरिया है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा मूड स्विंग होना, ये सब चीजें होती है। हमें लगता है वो मूड स्विंग होना और पेट का क्या लेना देना है,
और मैं आपको सिंपल सा पूछता हूँ, सोचो जिस दिन आपका पेट साफ नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? पेट से पता चलेगा या मुंह से पता चलेगा? समझे ना, डायरेक्टली कनेक्शन है। और जिस दिन आपका पेट साफ हुआ उस दिन आपकी बत्ती सी बाहर दिखेगी, है ना। दैट इज द रीजन। देखो, इसका और इसका डायरेक्टली कनेक्शन है। ये हमारा फर्स्ट ब्रेन है और हमारा जो स्पेशली गट एरिया है वो हमारा सेकंड ब्रेन है, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम जनरेट होता है, वो होता है हमारे छोटे आंतों के अंदर, और उसको भी समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है तीसरा प्रोसेस, जिसको बोलते हैं बड़ी आंतें। अब बड़ी आंतों का काम क्या है? बड़ी आंतों का काम क्या है? देखो, उसके दो काम है। एक तो गैस फॉर्मेशन करना। जितने भी गैसेस होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारा बड़े आंते करते हैं। आप में से जितने भी लोगों को गैस पास होता है ना, आपको लगता है आप अपना गैस पास कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपकी बड़े आंतों के अंदर जो पूरा बैक्टीरिया का प्रोसेस होता है, वो लोग अपनी गैसेस रिलीज करते हैं, उनका गैस हम बाहर निकाल के देते हैं। ओके। तो ये बड़ी आंतों के अंदर गैस फॉर्मेशन का काम होता है, और वहां पे दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इट्स वन इज गुड वन बैक्टीरिया, सेकंड वन इज बैड बैक्टीरिया। अरे दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बट वो बैलेंस कब होगा? आप कौन सा खाना किसको क्या देते हो। मान लो आपने खराब बैक्टीरिया को खाना ज्यादा दे दिया, तो बॉडी में कौन से बैक्टीरिया बढ़ेंगे? खराब बैक्टीरिया बढ़ेंगे। और आपने अच्छा खाना अच्छे बैक्टीरिया को दिया तो अच्छे बैक्टीरिया बढ़ेंगे। अब ये दोनों का जब इम्बैलेंस होता है तो होता क्या है, देखिए, सबसे पहली चीज, हमारे बॉडी के अंदर गैस बनने की प्रोसेस बढ़ जाती है। नंबर टू, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है बिकॉज हमारा बड़े आंते का काम है, जो कचरा बड़ा बचा है उसको प्रोसेस करके, है ना, धक्का देके देते उसको अनस तक ले जाना, अनस तक लेके जाना। और इसको बाउल मूवमेंट बोलते हैं। इसको ही बाउल मूवमेंट बोलते हैं। और ये बाउल मूवमेंट जो सही रहा तो हमारा कचरा इजीली स्टम एनस तक पहुंच जाएगा, और हम दूसरे दिन उसको कचरा निकाल देंगे। बट होता क्या है, काफी बार पानी कम होता है, इलेक्ट्रोलाइट हम कम लेते हैं, उसकी वजह से हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज बड़ी आंतों के अंदर ये दो चीजें एब्जॉर्ब होती है, एक तो पानी और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। ये दोनों चीजें बाउल मूवमेंट के अंदर एब्जॉर्ब होती है बड़ी आंतों के अंदर, और उसके बाद जो बचता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। ओके। देन आफ्टर एक और चीज जो होती है, जो हमारा पेट करता है, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम है ना वो हमारा पेट करता है, यानी कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, जिसके अंदर छोटी आंतें और बड़ी आंतें दोनों मिलके ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। 70% इम्यूनिटी का जो काम है ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारी दो आंतें करती है, छोटी आंतें और बड़ी आंतें। अब सोचो, वहां पे डिस्टर्बेंस है तो हमें कहाँ पे तकलीफ होगी? हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति में तकलीफ होगी, और हम उसकी वजह से बार बार बीमार हो जाएंगे। आपने देखा, जब कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं? आज तुम्हारी एक वड़ा पाव खावानो, आज तुम्हारी एक दाबेली खाई लेवानी, आज तुम्हारे एक पिज्जा खाई लेवानो। शू के? वो बोलेंगे आपको नारियल पानी की पीने की जरूरत है, आपको एप्पल खाना पड़ेगा, पपैया खाना पड़ेगा, है ना। वो फ्रूट्स खाने की हमें खिचड़ी खाने की सजा देते हैं। तो लिखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है, बट हम उनसे पूछते नहीं है और वो हम कभी बताते नहीं है। क्योंकि उनका काम क्या है, उनको डायरेक्टली सॉल्यूशन दे देना और बात खत्म करने की। बट उनको पता है प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, उसकी वजह से वो आपके खाने को चेंज करवाते हैं। लिखो, आइदर हम प्रॉब्लम होने के बाद हम खुद को बदलें, दूसरा रास्ता है प्रॉब्लम ना ला आए उसके लिए हम खुद को बदलें। अभी डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड कौन करेगा? हम खुद। ठीक है। तो अभी हमारे बॉडी को कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट कौन कौन सी जगह पे चाहिए? तो लिखो, हमारी जो छोटी आंतें होती है जहाँ पे विलाइज होती है, उसको क्लीन रखने के लिए क्या करना है? लिखो, बाजार से आपको एक ब्रश लाना है, इतना बड़ा लंबा सा ब्रश लाना है, मुंह में डालना है और आपकी छोटी आंतों से साफ करना है। किन लोग कर पाएंगे ऐसा? नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल। पर लिखो, हमें कुदरत ने क्या दिया है? नेचुरल ब्रश दिया है, जिसको फाइबर बोलते हैं, रेशा बोलते हैं, जो हमारे खाने के अंदर लेना है और वो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और वो साफ सफाई कर देंगे। तो दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर और दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर, जो हमें खाने से मिल जाता है। जैसे पालक ले लिया हमने, और कोई न्यूट्री फ्रूट्स ले लिए, देन सैलेड्स ले लिया,
और वो सब कुछ लिखते हैं तो हमें वो फाइबर मिल जाता है, पर कितनी क्वांटिटी मिलेगा हमें पता नहीं है। तो लिखो क्या किया है, हर्बलाइफ ने आपको सॉल्यूशन दिया है कि आप अपनी फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या आपको बॉल मूवमेंट का प्रॉब्लम है, तो आप अपना फाइबर ले सकते हैं। एक टेबलेट फॉर्म में है और एक आपको पाउडर फॉर्म के अंदर है, जिसको आप शेक में मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये लेने से क्या होगा, लिखो आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, इस मिल जाएगा आपको, आपका बॉल मोमेंट अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी को भी डायबिटीज है, लिखो आपका शुगर फ्लक्चुएशन में हेल्प करेगा। इसका वो मतलब नहीं आपका शुगर चला जाएगा, पर जो शुगर फ्लक्चुएट होता है बहुत ज्यादा, ये फाइबर की वजह से स्टिमुलेट होगा, स्टेबल होगा। और वो स्टेबल होने की वजह से आपको आने वाले टाइम के अंदर जो शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगे। ओके, देन आफ्टर जो हमारी एसिडिटी होती है या गैस फॉर्मेशन होता है, इधर स्टमक से हुआ है या बड़ी आंतों से हुआ है और उसकी वजह से गैस होता है या एसिडिटी होती है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, लिखो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर हम एलो दे सकते हैं। और उसका सॉल्यूशन क्या है, लिखिए हमें हर्बलाइफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। वन इज एलो प्लस जो कैप्सूल फॉर्म में है, सेकंड इज एलो हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है। ये दोनों चीजें क्या करती है, किसी को भी गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप ये ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको उसमें राहत मिलेगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है जिसके अंदर आपको समझना बहुत जरूरी है, जिन लोगों को ब्लोटिंग होता है, बहुत सारा नूजिया होता है, बहुत सारा बोलते हैं ना पेट एकदम भारी भारी सा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लिखिए ऐसी कंडीशन के अंदर जो गैस फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर और वहां पे खराब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या दे सकते हो, लिखो प्रोबायोटिक दे सकते हो, जो अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, अच्छे बैक्टीरिया का खाना है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ेंगे और उसकी वजह से हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम और हमारा इम्यून सिस्टम दोनों अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास पूरे सॉल्यूशन है जिसके थ्रू काम कर सकते हैं। अभी बात रही लास्ट एक प्रॉब्लम की, जो मैंने बताया था, अल्सर होना, है ना, अल्सर होना। अभी अल्सर क्यों होता है, उसके दो रीजन है। पहला रीजन है, जब एक तो स्टमक में अल्सर होता है, जो स्टमक है ना उसकी दीवार के ऊपर ऐसे परत है, मान लो ये स्टमक है, मान लो गलती से यहाँ पे थोड़ा सा चमड़ी उखड़ गया, अब क्या होगा, जो ऊपर का लेयर था ना वो तो स्ट्रांग था, पर जो अंदर का लेयर है जिसको सेल्स बोलते हैं वो उतना स्ट्रांग नहीं है, और उसकी वजह से जब भी एसिड रिलीज होगा ना वो यहाँ पे दर्द करेगा, आपको जलन पैदा करेगा, और उसकी वजह से आप जो भी खाना खाओगे ना उस प्रोसेस के अंदर यहाँ सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। और दूसरा अल्सर होता है डिओडेनम में, मतलब कि हमारे छोटे आंतों का जो मुंह है, जहां से छोटी आंतों में खाना जाता है, एक वहां पे अल्सर होता है। ये दोनों चीजों के अंदर होने के पीछे का रीजन है, पहला तो हमारा लाइफस्टाइल, दूसरा हम ऐसा कुछ खाना खाते हैं जो बॉडी को जरूरत नहीं है, जो बॉडी को जरूरत नहीं है, और उसी की वजह से क्या होता है, हमें वॉमिटिंग होती है, आइदर हमें ब्लोटिंग होता है, काफी बार हमें स्टूल के अंदर ब्लड देखने को मिलता है, या काफी बार हमें ब्लड का वॉमिटिंग भी होता है। ओके, ऐसे कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है, और इन्फ्लामेशन हो जाता है स्टमक के अंदर। तो ये सब प्रॉब्लम्स जब अल्सर होता है ना तब हमें देखने को मिलता है, और उसी की वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, एक्चुअली उनको नहीं पता है कि कौन सी जगह से हमें अल्सर हुआ है, तो वो बहुत सारे रिपोर्ट करवाते हैं, और वो प्रोसेस कंपलसरी है, लिख लीजिए। उसके अंदर आप टेक इट लाइटली नहीं कर सकते हो कि नहीं नहीं ये तो करने की जरूरत नहीं है, चलता है। नहीं, अल्सर एक ऐसी चीज है जिसको हमने कंट्रोल नहीं किया, वो आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज द रीजन मेडिकल प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है, और वो हमें लेना कंपलसरी है, जो आप में से किसी को भी अल्सर है तो। ओके, पर लिखिए उसमें हम क्या दे सकते हैं हमारी ओर से, तो उसमें हम एलो दे सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एलो प्लस दो या एलो कॉन्सेंट्रेट दो, दोनों में से कोई भी दे सकते हो, पर ये जब देते हो ना, लिखो इंटरनल हीलिंग होने की शुरुआत होती है, इंटरनल हीलिंग होने की शुरुआत होती है। अभी हमारा पूरा लास्ट 1 to 2 मिनट्स, हमारा पूरा डाइजेशन सिस्टम खराब क्यों होता है और उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो लिख लो फटाफट से। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं,
उन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, देन चॉकलेट ज्यादा खाना, कॉफी ज्यादा लेना, साइट्रेट फूड जब आपको प्रॉब्लम है तब जब ज्यादा लेते हो तो ओवर ईटिंग ज्यादा हो जाती है। ओके, खाने के बाद सोना, खाने के वक्त पानी पीना, पानी है ना, खाने के बीच में पानी पीना, डायरेक्ट शुगर लेना, बहुत ज्यादा सॉल्ट लेना, हमें स्ट्रेस ज्यादा रहता है, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड ज्यादा लेते हैं। ओके, हमारा वेट ज्यादा होता है ना, हम जब हाई फैट वाला खाना खाते हैं, तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन पूरा डिस्टर्ब होता है। ओके, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये जो बताया उससे तो उल्टा करना ही है, बट साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, लिखिए जो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, आदू एंड हल्दी, है ना, जिसको अदरक और हल्दी बोलते हैं, ये दोनों चीज अपने फूड के अंदर लेना, मीन्स के आपके खाने के अंदर लेना स्टार्ट करिए। और स्पेशली अभी तो विंटर का सीजन है, ये दोनों चीज आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छी मिल जाएगी, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। एक तो अदरक लेना है खाने के अंदर, और हल्दी लेनी है। अभी तो आपको वो अलग अलग कलर की मिल जाएगी आपको, है ना, ऑरेंज मिलेगी, व्हाइट मिलेगी, येलो मिल जाएगी, तो जो लीली हर्दर जिन्हें कहवाए, ये वो आप ले सकते हो। देन आफ्टर आपको मल्टी कलर के फ्रूट्स लेने हैं, जिसमें स्पेशली बेरीज, अर्थात अपनी सीजन से बोर हाउस है, तो बोर आप ले सकते हो। ओके, जब आप शेक पीते हो, आप में से कितने लोगों ने शेक पिया, लिखो, शेक को पीना नहीं है, शेक को खाना है। क्या करना है, शेक को खाना है। कैसे, जैसे आपने एक सीप लिया, उसके बाद मुंह में रखने का, और जैसे चबाते हैं ना, वैसे करने का। इससे क्या होगा, यहाँ के जो हमारी ग्लैंड्स है ना, वो हमें कुछ एंजाइम रिलीज करके, जिसको जो बोलते हैं सलाइवा, रिलीज करके देगी, और वो हमारे शेक के साथ पेट में जाएगी ना, लिखो हमारा डाइजेशन इससे भी इंप्रूव हो सकता है। आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं तो आप हमारी और सप्लीमेंट्स की ओर जा सकते हैं। एक और रास्ता बता रहा हूं जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को, आप जहां पे हो ना वहां से अच्छी रख सकते हो। ठीक है, देन फाइबर लेते हो जब भी आप, देखो उसके साथ पानी ज्यादा पीना है, ज्यादा पानी पीना है। ओके, हाँ, और एक चीज आपको कम करने की जरूरत है, वो है आपका ईच, ईच लॉस करना बहुत जरूरी है। और जब भी ईच लॉस करते हो ना, तो लिखो वहां का जो डिस्टरबेंस होता है ना, वो कम हो जाएगा। काफी बार क्या होता है, जगह इतनी है और भक्त इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से है ना, वहां पे दिक्कत होने की शुरुआत होती है ना, लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करवाते हैं, और उसकी वजह से एक दूसरे को धक्का लगाना पड़ता है, और वो धक्का लगाने की वजह से सही तरीके से काम नहीं होता। आपने देखा है ना, मंदिर में काफी बार होता है, हम लाइन में खड़े रहते हैं और बहुत ज्यादा भीड़ होती है ना, तो सही तरीके से दर्शन नहीं होते। वैसे ही हमारे पेट का सिचुएशन है, चलो वहां पे तो हम लोगों को बाहर भेज सकते हैं, पेट खुद बाहर निकलेगा, वो बाहर भेजेगा नहीं, और उसकी वजह से धीरे धीरे वो पेट बाहर जाता रहता है। ठीक है, तो उसको वापस अंदर भेजने के लिए आपको ईच लॉस पे भी फोकस करना है। वन मोर थिंग, देखिए, लो फैट डाइट हमें फॉलो करना है, जिसके अंदर हाई इन फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट, ये चीजें हमें ऐड करनी है, जिसकी वजह से डाइजेशन प्रोसेस जो है ना स्टमक का, वो फटाफट से हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिली होगी जो आपको हेल्पफुल होगी। ओके, लिखो अभी नॉलेज लिया है, उसको क्या करने का, अभी थोड़ी देर के 5 मिनट के बाद ऐसे, है ना, कथा मक्खन खेल नुबा ही जवान, ऐसा नहीं। अभी इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने डेली रूटीन के अंदर, जिसकी वजह से हम हमारी हेल्थ को अच्छा कर सके और हमारी फैमिली की हेल्थ को अच्छा कर सके। ठीक है, तो इस चीज को अप्लाई करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हम सब लोग मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग के अंदर। और आप में से जो भी लोग हैं जो 21 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में है, तो आपको अपना चैलेंज मिल गया है, उसको फॉलो करिए और उसके फोटोज एंड वीडियोज रिस्पेक्टिव ग्रुप में डाल दीजिए, और पूरा मील प्लान फॉलो करिए एवरीवन। और हम सब लोग मिलेंगे कल सुबह मॉर्निंग के अंदर, हमारे सेम टाइम सेम प्लेस के ऊपर। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय टुडे, बाय बाय।